Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ। कॉन्वेंट स्कूल में अमूमन सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग स्कूल है। क्योंकि स्कूल की जमीन रेलवेज ने डोनेट की थी, इसीलिए यह शर्त रखी गई थी कि स्कूल में रेलवे कॉलोनी के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी और लड़की लड़के सब पढ़ेंगे। और स्कूल वालों ने शर्त रखी थी कि क्लास में लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम। दोनों तरफ से शर्तों को मानने के बाद स्कूल की पहले एक छोटी बिल्डिंग बनी 1964 यानी 1964 में, और देखते ही देखते अगले 10-12 साल में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स लैब के साथ भी बन के तैयार थी। शांत जगह पे एक 3 किलोमीटर के दायरे में फैला बहुत ही बड़ा 3 बड़े खेल के मैदानों और बास्केटबॉल कोर्ट्स वाला ये स्कूल ऐसा बन चुका था कि अब रेलवे कॉलोनी ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आने लगे थे। दिन में सूरज की धूप में हल्की भूरी सुनहरी मिट्टी और हरी घास वाले मैदानों और घने पेड़ों की छांव वाला ये स्कूल बेहद खूबसूरत लगता था। लेकिन अंधेरा होते ही ये बिल्कुल अलग ही एक रूप धर लेता था। एक बात कभी किसी को समझ में नहीं आई कि इतने सारे कुत्ते क्यों रखे गए थे कॉन्वेंट की रखवाली के लिए। ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूल की तरह इस स्कूल में भी एक कॉन्वेंट के साथ साथ एक चर्च था और पीछे एक कब्रिस्तान। सेंट मेरीज के कब्रिस्तान में पहले 5 साल में एक भी कब्र नहीं थी, पर पिछले 7 सालों में 22 कब्रें खोदी गई हैं। वो दिन था 5 मई 1976। क्लास 10th के पहले बैच का आखिरी पेपर खत्म होने के बाद सारे बच्चे बड़े इमोशनल थे। कोई चाहता था कि आगे की पढ़ाई करके इंजीनियर या डॉक्टर बने, तो कोई सीए या खिलाड़ी बनना चाहता था। लेकिन सब जानते थे कि इतना आसान नहीं था आगे की पढ़ाई कर पाना या उसके बाद नौकरी। अमा यार, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। पंचम का गाना नहीं सुना क्या? मोहित अपने दोस्तों से ये बोला। अब मोहित के सवाल का जवाब दिया शांतनु ने। कहा, देख भाई, पंचम के गाने सुन के लाइफ की टेंशन कुछ देर को तो भूल सकते हैं, लेकिन पापा की आंखों में गुस्सा देख के फिर से सब कुछ याद आ जाता है। हंसते हंसते शांतनु की बात का जवाब प्रिया ने दिया। तू जितना डरता है ना शानू, उतना तो शायद मेरा छोटा भाई भी नहीं डरता होगा। तू जानता है ना, सिस्टर मेलिसा की कब्र पे रात को प्रार्थना करने से वो सबकी हेल्प करती हैं। आज रात को एक बार दीवार फांद के आना और प्रार्थना कर लेना। शांतनु तो ये सुन के ही थोड़ा घबरा गया। घबराते हुए बोला, अरे ये तो सबको पता है, लेकिन मुझे तो दिन में भी वहां जाने से डर लगता है, और रात को तो ऊपर से वो राक्षस कुत्ते भी होते हैं ना। शांतनु के डर को मिटाने के लिए तीनों दोस्तों ने मिलकर के एक प्लान बनाया। रात को ठीक 12 बजे तीनों के रेलवे क्वार्टर्स आसपास ही थे, तो चुपचाप निकलेंगे, स्कूल के पीछे की दीवार फांद के अंदर जाएंगे और सिस्टर मेलिसा की कब्र पे प्रार्थना करके लौट आएंगे। और क्योंकि प्रिया को स्कूल के रखवाले कुत्तों से बहुत लगाव था, तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। शाम हुई, फिर रात हुई। बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने के बाद रेलवे कॉलोनी की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन शांतनु की आंखों में तो सिर्फ घबराहट ही थी। रात को प्लान के मुताबिक तीनों दोस्तों ने खाना खाया और खा के जल्दी सोने का नाटक किया और ठीक 11:45 बजे घर से निकल आए। पूनम की चांद में नहाए घने पेड़ों के नीचे के अंधेरे को चीरते हुए तीनों दोस्त चलते जा रहे थे अपनी स्कूल की ओर। तीनों दोस्त तेज तेज कदमों से चलते हुए आखिरकार स्कूल की दीवार के बाहर पहुंच ही गए और पहुंच के एक एक करके दीवार फांद के अंदर छलांग लगाई। जैसे ही तीनों अंदर कूदे, भौंकते हुए स्कूल के चारों हाहाहूती कुत्ते दौड़े दौड़े आए, लेकिन प्रिया को देखते ही भौंकना थमा। दुमें हिली और थोड़ा खेल के थोड़ा सूंघ के सब भाग गए। मोहित तो ठीक था, लेकिन शांतनु जैसे बर्फ की तरह जम गया था। किसी तरह मोहित और प्रिया ने उसके माथे से पसीना पोंछ के उसे वापस मनाया
कब्र तक जाने को, वरना वो तो वापस वहीं से बाहर कूदने जा रहा था। तीनों दोस्त सूखी पत्तियों पर से आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए सिस्टर मेलिसा की कब्र ढूंढ रहे थे और अचानक शांतनु कांपती हुई आवाज में बोला, वो देखो, वो कौन है? सिस्टर मेलिसा है क्या? कौन है वो? मोहित और प्रिया एक साथ शांतनु की उंगली की ओर घूमे तो तीनों की रगों में जैसे दौड़ता हुआ खून सूख गया। नसें जैसे जम के आपस में चिपक गई थी, क्योंकि उनके सामने बस कुछ 10 हाथ दूर एक पक्की पत्थर की कब्र थी, जिसके पत्थर पे पूनम की चांदनी में लिखा हुआ नाम साफ दिख रहा था, Here lies our beloved sister मेलिसा। और उसके ठीक ऊपर तीनों की ओर देखते हुए मुस्कुराती हुई सिस्टर मेलिसा खुद बैठी थी। शांतनु वापस बर्फ की सिल्ली सा जमा हुआ खड़ा था और उसके साथ प्रिया भी। लेकिन मोहित तेज था, थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन उसी के साथ बोला, गुड इवनिंग सिस्टर, हम लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आज ही खत्म हुए हैं। आगे की जिंदगी के लिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं थोड़ा। उधर से सिस्टर मेलिसा का जवाब आया, लेकिन आवाज सिस्टर मेलिसा जैसी नहीं थी। माय चिल्ड्रन, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, तुम दोनों ही बहुत आगे बढ़ोगे। जिसे ये तीनों सिस्टर मेलिसा समझ रहे थे, उन्होंने ये पूरी बात प्रिया और शांतनु को देखते हुए कही थी। मोहित अब थोड़ा घबराया और बोला, सिस्टर क्या मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी आप? अभी तक तो सिस्टर मेलिसा बस हवा में तैरते एक साए जैसी दिख रही थी, लेकिन अब मोहित के सवाल से जैसे पूरा एक आकार साफ हो गया था, क्योंकि ये सिस्टर मेलिसा नहीं थी, ये तो कोई चोले जैसा कुछ पहने हुए एक आदमी जैसा लग रहा था, जिसकी आंखों में खून सा लाल रंग था। लाल आंखों से मोहित को घूरता हुआ बोला, तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आज के बाद तू यहीं रहेगा। पिछले 7 सालों में इतनी कब्रें पड़ी है यहाँ, लेकिन सब मेरे जैसे चोर उचक्कों की है। एक साफ आत्मा भी तो होनी चाहिए ना आप सब में। इतना कह के वो साया आंधी की तरह मोहित पे झपटा तो जरूर, लेकिन मोहित से ठीक 2 इंच की दूरी पे जैसे किसी ने रस्सी से खींच लिया उसको, और वो वापस गायब हो गया। तीनों ने डर के मारे आंखें तो बंद कर ली थीं, लेकिन हिम्मत करके जब आंख खोली तो देखा चांद की दूधिया रोशनी में इस बार सचमुच सिस्टर मेलिसा थी। मुस्कुरा के तीनों को देखा और गायब हो गई। और इतना सब कुछ देख के 15-16 साल के बच्चे क्या करेंगे, बेहोश हो गए। आंख खुली तो तीनों ने देखा चर्च के अंदर लगी घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे और प्रिंसिपल सिस्टर विजया बैठी कुछ पढ़ रही थी। तीनों की आंख खुली एक एक करके तो वो बोली, दिल तो करता है तुम लोगों को ऐसी पनिशमेंट दूं कि दोबारा कोई स्टूडेंट ऐसी हिम्मत ना करे, बट सिस्टर मेलिसा नहीं चाहती कि तुम लोगों को कोई पनिशमेंट मिले। ये बात सुन के प्रिया बोली, बट सिस्टर ये सब क्या था, प्लीज बताइए, वरना हम लोग पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे ये क्या था और डरते रहेंगे। सिस्टर विजया भी शायद 12 सालों से ये राज अपने अंदर रखे रखे थक चुकी थी। उन्होंने तीनों को बताया कि जब स्कूल की बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा था तो वहां एक कॉन्ट्रैक्टर था, जॉन। उसकी नजरें ठीक नहीं थी, हमेशा मजदूरों के पैसे मारा करता था, बड़ा ही बदमाश और अत्याचारी किस्म का था। तब प्रिंसिपल सिस्टर मेलिसा थी और सिस्टर विजया वाइस प्रिंसिपल थी। एक रात प्रेयर के बाद सारी सिस्टर्स अपने रूम में गईं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सिस्टर मेलिसा का रूम था, जहां उन्होंने खिड़की से देखा कि एक आदमी अंधेरे में दबे पांव कॉन्वेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। कॉन्वेंट में क्योंकि डोनेशंस और फीस के पैसे अलमारी के लॉकर में रखे रहते थे, तो सिस्टर मेलिसा सीधे नीचे भागी और सिस्टर विजया भी आवाज सुन के पीछे पीछे आई। दोनों लॉकर रूम के दरवाजे पे पहुंची तो देखा जॉन अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था। सिस्टर मेलिसा ने बिना कुछ बोले बत्ती जला दी
तो जॉन हड़बड़ा के पीछे पलटा और अपने हाथों में छुरा लिए सिस्टर मेलिसा की ओर दौड़ा। सिस्टर मेलिसा दरवाजे के बिल्कुल पास ही थी। उन्होंने जितनी देर में दरवाजा खींचा बंद करने के लिए, उतनी देर में जॉन बिल्कुल उनके पास पहुंच चुका था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जॉन का पैर लड़खड़ाया। वो दरवाजे से लड़ा और लड़खड़ाता हुआ अपना बैलेंस खोकर सीधे नीचे गिरा और मुंह के बल वहीं गिरा जहां उसी खिड़की का टूटा हुआ कांच पड़ा था जो तोड़ के वो अंदर आया था। और कांच से गर्दन की नस कट जाने की वजह से कुछ ही देर में छटपटाते हुए तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। स्कूल के चौकीदार आवाज सुन के भागे भागे आए। पुलिस को भी इत्तला की गई तो जॉन के परिवार वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे घटिया इंसान से उन्होंने सालों पहले रिश्ते तोड़ लिए थे और उसकी लाश के साथ जो करना हो करें। जॉन भले ही बुरा आदमी रहा हो, लेकिन एक अंतिम संस्कार पे उसका भी हक था। यही मान के सिस्टर मेलिसा ने उसको वहीं दफन करवाया और अगले ही साल वो खुद भी चल बसी। उसके बाद जब जब चोरी करने कोई आया तो जॉन ने उसको भी वही सजा दी जो उसको मिली थी। लेकिन सिस्टर मेलिसा ने आज तुम तीनों को बचा लिया। 25 साल हो गए उस रात को, लेकिन आज भी मोहित, प्रिया और शांतनु ना उस रात को भूले हैं, ना सिस्टर मेलिसा का वो चेहरा और ना ही जॉन की वो लाल आंखें। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।